आप लोग ओके बसते हैं। प्रवास योजना के अंतर्गत बुल्ढाना आने का अवसर मिला है। भारतीय जनता पार्टी का एक देशव्यापी कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें पार्टी के केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता क्षेत्रों में बढ़ा है। तो भारतीय जनता पार्टी तो गठबंधन धर्म का पालन करने वाली पार्टी है। लोग हमको धोखा देते हैं, हम तो गठबंधन धर्म को निभाते हैं। जो हमारे साथ है उनको भी मजबूत करें। 2 दिन से आप जिले में घूम रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है। परिस्थिति संसदीय के लिए आपको कोई लगता है कि बीजेपी में लड़ना चाहिए? मैं सदस्य उम्मीदवार का चयन करने नहीं आया हूँ, पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत करने आया हूँ और पार्टी बूथ स्तर पर मजबूत हो रही है। मंत्री महोदय, 2 साल से कोरोना में उद्योग धंधे बंद हो चुके हैं, बेरोजगारी बढ़ चुकी है, तो उसको कम करने के लिए कुछ उपाय नहीं? कोरोना की वैश्विक महामारी से भारत ने बहुत मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी है। कोरोना की महामारी के दौरान देश में कार्य दिवस बढ़े, इसके लिए प्रधानमंत्री जी के द्वारा विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में कार्य दिवस बढ़ने के लिए एक विशेष ग्रामीण रोजगार और रोजगार गारंटी योजना को चलाया गया। देश के छोटे एमएसएमई उद्योगों को अपने कर्मचारियों का जो प्रोविडेंट फंड की राशि है वो भरने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 12% की राशि को दिया गया। देश के गरीब व्यक्तियों में किसी प्रकार की कोई कमी न रह जाए, उसके लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याणकारी योजना के माध्यम से लगातार अनाज का वितरण किया गया। मैं स्वयं आज उस दुकान को देखने गया। देश में लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहे, इसके लिए देश में वैक्सीन का वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया। भारत निर्मित जो स्वदेशी वैक्सीन है उसके माध्यम से 200 करोड़ लोगों का टीकाकरण किया गया और भविष्य में हमारे देश में जो असंगठित क्षेत्र है उसको इसकी परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसके लिए ई श्रम का पोर्टल बनाया गया। देश के 29 करोड़ श्रमिकों का और 400 से ज्यादा ऑक्यूपेशन का रजिस्ट्रेशन किया गया। अब स्वरोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए डिजिटल भारत, स्टार्टअप भारत, स्टैंड अप भारत, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, स्वनिधि योजना जैसी अनेकों कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से छोटे से लेकर बड़े स्तर तक देश में रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा व्यापक स्तर पर अनेकों कार्यक्रम दिए गए हैं। और उसका जो ये उपलब्धि जो दर्शाता है 3-4 चीजों से अगर आप देखेंगे कि देश में जिस प्रकार से जीएसटी का कलेक्शन बढ़ा है वो इस बात को दर्शाता है कि देश में व्यापार ज्यादा से ज्यादा हुआ है। दूसरा, अगर आप संगठित क्षेत्र के रोजगार में देखेंगे तो जो ईपीएफ है उसमें जो रजिस्ट्रेशन की दर है उसमें वृद्धि हुई है। तीसरा, अगर आप इंडस्ट्री की दृष्टि से भी देखेंगे तो इंडस्ट्री के रजिस्ट्रेशन में भी वृद्धि हुई है। रोजगार के इस पैमाने को नापने के लिए देश में अभी तक एक ही सर्वे स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट के द्वारा पीरियोडिक लेबर सर्वे कराता था, जिसको PLFS कहते हैं। उसमें देश में उपलब्ध कार्यबल और कितना कार्य दिया जा रहा है उसको मापा जाता था। अगर उसके आंकड़े देखेंगे तो उसमें भी देश में कार्यबलों की वृद्धि हुई है। लेकिन हमने श्रम मंत्रालय के द्वारा अब केवल सप्लाई साइड नहीं कि डिमांड किन उद्योगों में कितनी ज्यादा है, कृषि के अलावा जो 9 अन्य क्षेत्र हैं जिसमें ट्रांसपोर्ट का क्षेत्र आता है, जिसमें ट्रेडिंग का क्षेत्र आता है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग का क्षेत्र आता है, जिसमें एजुकेशन का क्षेत्र आता है, जिसमें IT का क्षेत्र आता है, उन सारे 9 क्षेत्रों का हम एक तिमाही सर्वे प्रकाशित कर रहे हैं जो ये दर्शाता है कि 2014 से के मुकाबले मतलब जब हम सरकार में आए थे तब से लेके अब तक देश में 3 करोड़ 80 लाख नए संगठित क्षेत्रों में केवल संगठित क्षेत्र में रोजगार आए हैं, जिसका तिमाही सर्वेक्षण जो है वो नेट पर भारत सरकार के लेबर ब्यूरो के द्वारा उपलब्ध है। इवन कोविड दूसरी और तीसरी लहर के बाद भी हर तिमाही में उन संगठित क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। अब आप कहेंगे फिर असंगठित क्षेत्र का क्या है? असंगठित क्षेत्र का भी एरिया बेस्ड सर्वे हम शुरू कर रहे हैं और अभी मैं मानता हूँ इस वर्ष के अंत तक उसकी भी तिमाही रिपोर्ट हम देने लग जाएंगे। उसके साथ ही साथ देश में 2 बड़े क्षेत्र हैं। एक असंगठित क्षेत्र में जो हमारे माइग्रेंट वर्कर हैं उसका हम एक अखिल भारतीय सर्वे कर रहे हैं। दूसरा जो डोमेस्टिक वर्कर है उनका भी सर्वे कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ की अगले साल मार्च अप्रैल तक उनकी भी रिपोर्ट हम प्रकाशित करें। मंत्री महोदय, आपल्याकडे रोजगार खाता आहे आणि महाराष्ट्रामध्ये फॉक्सकॉन मेंटेन करने की बात की थी एनजीटी ने,
2020 में पूरे करने की बात थी। कितना प्रतिशत हुआ है देश में? 2,40,000 के करीब बायोडायवर्सिटी रजिस्टर हमारे मेंटेन हो गए हैं और हमारा ये मानना है कि जैव विविधता इस देश की सबसे बड़ी विशेषता है। भारतवर्ष में बायोडायवर्सिटी को लेकर के जो हमारा नियोगा प्रोटोकॉल अंतर्राष्ट्रीय, उसके सारे नियमों का पालन किया जा रहा है। कि अभी 2 महीने पहले ही मैंने चेन्नई में पूरे देश के जितने भी प्रदेशों के हमारे बायोडायवर्सिटी के इंचार्ज हैं उनकी बैठक ली थी और हम ये मानते हैं कि बायोडायवर्सिटी के प्रोटेक्शन के साथ साथ इस क्षेत्र में ज़्यादा अनुसंधान और निवेश के भी विषय हो और इसलिए अभी सरकार के द्वारा बायोडायवर्सिटी एक्ट में संशोधन के रखा गया, जिसको पार्लियामेंट की जो सेलेक्ट कमेटी है उसने भी अनुमोदित किया और आने वाले समय में हम इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से आगे बढ़ाने का काम भी करने जा रहे हैं। बुल्ढाना जिले में कुछ ऐसी फर्जी संस्थाओं को लगाकर ये काम पूरा करने का काम चालू है, इसकी जांच कराएंगे क्या? अगर आप ऐसी जानकारी मुझे देंगे, हमारे संजय कुटे जी को देंगे तो निश्चित रूप से जांच कराएंगे। मंत्री महोदय, बुल्ढाने में और पूरे देश में EPF 95 के अंतर्गत एक आंदोलन चल रहा है और ये असंगठित कामगार है जो कि विभिन्न महामंडल के अंतर्गत इन्होंने काम किया, रिटायर हो गए, फिर भी उनको आज तक। हम अपने देश के अंतर्गत तात्कालिक नीति से किस प्रकार से किसानों को लाभ पहुंचा सकते हैं। तात्कालिक नीति में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले तो किसानों को जब वो फसल बोने जाते थे तब उनको नगद राशि की आवश्यकता होती थी और इसीलिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना शुरू करी और किसान सम्मान निधि की योजना के अंतर्गत 10 करोड़ किसानों को लाभान्वित किया जाता है। दूसरा, कृषि क्षेत्र में अगर आप ये देखेंगे कि जो सबसे बड़ी किसान की आवश्यकता होती है उसकी भूमि की किस प्रकार की स्थिति है, तो इस देश में सबसे ज़्यादा 28 करोड़ किसानों को कि सॉइल हेल्थ कार्ड का वितरण भी किया गया 2 दिन में, मैं वो भी करके आया हूँ। तीसरा, फसलों का उचित मूल्य किसानों को मिले, इसके लिए प्रधानमंत्री जी के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्धारित की गई है। चौथा, अगर आप देखेंगे दीर्घकालिक नीति में किसानों के विशेष रूप से बुल्ढाना जिले में जो आप कह रहे हैं वो भूमि में सिंचित भूमि का दायरा किस प्रकार से बढ़े। अभी जो बांध का विषय बताया गया है वो सिंचित भूमि को बढ़ाने का विषय है और उससे अगली बात है कि कृषि क्षेत्र में कृषि उपज के साथ साथ कृषि के जो बाकी है हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर से लेकर के डेयरी से लेकर के जो बाकी विषय हैं उनको बढ़ाने का काम कैसे किया जाए। और अभी लगभग 3-4 दिन पहले ही विश्व डेयरी सम्मेलन को प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया है और ग्रामीण क्षेत्र में जो अन्य सुविधा है, चाहे प्रधानमंत्री सड़क योजना हो और प्रधानमंत्री चाहे बिजली पहुंचाना हो, वो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करती है। और मेरा मानना है कि 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री जी ने जो लॉजिस्टिक नीति की शुरुआत करी है, एक बार देश में दूर दूर तक हम पूरा रोड का कनेक्शन देके पर्याप्त लॉजिस्टिक की सुविधा, वेयर हाउस की सुविधा करेंगे तो किसानों का जो उनका उपज है उनका संचयन, वितरण और प्रबंधन ज़्यादा अच्छे तरीके से होगा। हमारी सरकार 2014 में जो आई है किसानों के हित और इस ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए, उन सब कामों को तात्कालिक और दीर्घकालिक दोनों नीतियों से आगे बढ़ाने का कार्य है। 2024 में गड़बड़ी कि जो हमारे देश की फॉरेस्ट इकोलॉजी है उस इकोलॉजी को पहले आप समझें। हमारे देश में 52 टाइगर रिजर्व्स हैं। अब आप कहेंगे टाइगर रिजर्व से क्या है? इस देश में 250 से ज्यादा जो वाटर की नदियां निकलती हैं वो उसी एरिया में से निकल करके आती हैं। मनुष्य सभ्यता का सबसे पहला बसने का आधार पानी। उत्तर में तो जो नदियां हैं वो हिमालय के ग्लेशियर से निकलती हैं, लेकिन मध्य भारत से जो निकलने वाली जो नदियों के स्रोत हैं वो नदियों के स्रोत इन्हीं पहाड़ों से निकलते हैं। तो ये जो हमने 52 टाइगर रिजर्व्स हैं, आज हमारी नर्मदा जी निकलती है, हमारी महानदी निकलती है, कृष्णा निकलती है, कावेरी निकलती है, गोदावरी निकलती है, हमारे पास से तापी नदी होकर के जाती है। कहाँ से आती है? आप देखेंगे तो उन्हीं सारे रिजर्व एरिया से आती है। दूसरा, जो आपने मुझे बायोडायवर्सिटी का क्वेश्चन दिया, हमारे देश में टैक्सोनॉमी एक सब्जेक्ट बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा पढ़ाया जाता है। तो जो टैक्सोनॉमी का जो सर्वे है, देश में 35,000 से ज़्यादा फ्लोरा और मतलब इतना ज़्यादा हमारे पास वनस्पति की विविधता है और वो जंगल में पूरी तरीके से सुरक्षित रहते हैं। तीसरा, प्रकृति का जो नेचुरल सिस्टम है
हमने मनुष्य ने शहरों का निर्माण किया, लेकिन जो नेचर का सिस्टम है उसमें एक प्रेडेटर जो सबसे उच्च स्तर का प्राणी होता है वो एक बैलेंसिंग रखता है। उस बैलेंसिंग को रखने के लिए, बायोडाइवर्सिटी को रखने के लिए उस सिस्टम के मैकेनिज्म को करना जरूरी है। और इसके 70 साल पहले जिसको हम कहते हैं कि भारत में इकोलॉजिकल रॉन्ग हुआ, तो इकोलॉजिकल रॉन्ग को इकोलॉजिकल हार्मनी के साथ स्थापित करना ये आवश्यक है। इकोलॉजिकल रॉन्ग को सुधार के इकोलॉजिकल हार्मनी करना। और आपको ये जानते हुए खुशी है कि भारत के पास आज जैव विविधता, वन्य जीव, पर्याप्त पानी, ये जो सब चीजें हैं ये हमारे पर्यावरण की दृष्टि से बहुत आवश्यक है। और हम माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं कि भारत की जो अपनी परंपरा है हार्मनी के साथ जीना, प्रकृति के साथ जीना और प्राकृतिक संतुलन को स्थापित करना, उसके लिए उन्होंने जो काम किया दुनिया ने उसकी प्रशंसा करी। मैं कल देख रहा था दुनिया के 91 से ज्यादा समाचारों ने इसको प्रमुखता दी है कि भारत ने ट्रांसलोकेशन मतलब इंटर कॉन्टिनेंट जो किया है ये भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मेरे को लगता है कि ये जो धरती है इसमें मनुष्य भी विकास के साथ रहे, लेकिन प्राकृतिक संतुलन, जैव विविधता का संतुलन, हमारे प्राकृतिक स्रोतों का संतुलन बना रहे। ये सरकार उस समन्वय के दृष्टिकोण को, भारत के मानवतावादी दृष्टिकोण को लेकर के चल रही है। ये तुलनात्मक विषय ठीक नहीं है, गंभीर विषयों को ऐसे नहीं पूछते। धन्यवाद। और देश के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष है कि इस वर्ष भारत ने आजादी का अमृत उत्सव मनाया है। आजादी के अमृत उत्सव में जो देश की सबसे बड़ी उपलब्धि हुई है, विगत 7 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में अनेक गरीब कल्याणकारी योजनाएं नीचे तक पहुंची। प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय योजना, उज्ज्वला, हर घर पानी, हर घर पानी, बिजली, आयुष्मान कार्ड जैसी अनेकों केंद्र सरकार की योजनाएं जमीनी स्तर तक पहुंची है। देश में शिक्षा के क्षेत्र में नई एजुकेशन पॉलिसी का विस्तार हुआ। देश में ईज ऑफ डूइंग के बिजनेस में लेकर के अनेक सुधार किए गए। भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जीएसटी जैसे कानून को ला करके देश में व्यापार को बढ़ाने का एक बड़ा कार्य किया है। इन सब योजनाओं के साथ ही साथ पूरी दुनिया में भारत की वैश्विक कूटनीति की विजय भी हुई है। हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है। आजादी के अमृत उत्सव में प्रधानमंत्री जी के द्वारा अभिनव जो संदेश देश को दिए गए, विशेष रूप से हर जिले में 75 अमृत सरोवर को बनाया जाना और उसके साथ ही साथ लोगों में राष्ट्रीय भावना जागृत करने के लिए कुछ ही दिन पहले हमने हर घर तिरंगा अभियान को भी पूर्ण रूप से किया है। लेकिन भारत दुनिया को केवल अपने तरीके से नहीं सोचता। आने वाले वैश्विक समय में दुनिया को जलवायु परिवर्तन के संकट से चुनौती का सामना करने के लिए प्रधानमंत्री जी के द्वारा दुनिया को एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल का भी मंत्र दिया गया है। इसके साथ ही साथ विशेष रूप से मेरे मंत्रालय में, जहां श्रम और रोजगार मंत्रालय में देश में 29 करोड़ श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन किया गया है, वहीं ESIC में हमारे 3 करोड़ 80 लाख लाभार्थी और 13.5 करोड़ उनके आश्रित लोगों के लिए विशेष योजना चलाई गई है। ESIC के साथ ही साथ देश में संसद के द्वारा 4 लेबर कोड बनाए गए हैं, जिसमें 29 लेबर कानूनों को मर्ज करके 4 कोड में परिवर्तित किया गया है। पर्यावरण मंत्रालय में भी देश के वनों का संवर्धन करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं और पिछले 7 वर्षों में देश में जो वन है उनका क्षेत्र भी बढ़ा है। इन सब मंत्रालयों की योजना के साथ ही साथ हमको पता है कि पिछले दिनों कोविड की महामारी जैसे संकट में भारत मजबूती से आगे बढ़ा है। उस दौरान प्रधानमंत्री जी के द्वारा आत्मनिर्भर भारत की जो योजना दी गई, आज हम देखते हैं कि देश 200 करोड़ वैक्सीनेशन लगा करके कोविड के संकट से भी बाहर गया है। और उसके साथ ही साथ अपने स्वदेशी टीके का निर्माण करके भारत ने वैश्विक जो हमारी कूटनीति है उसमें जो सॉफ्ट डिप्लोमेसी कहते हैं उसमें भी विजय प्राप्त करी है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत अब आज़ादी के अमृत उत्सव से आज़ादी के अमृत काल की ओर जा रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का मजबूत होना, भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति का मजबूत होना
भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति में लोकतांत्रिक विषयों का मजबूत होना बहुत आवश्यक है। अपने इस लोकसभा प्रवास के दौरान पार्टी के बूथ स्तर से लेके जिला और प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करने के साथ ही साथ, जैसा भी संजय कुटे जी ने बताया, समाज के विभिन्न वर्गों के साथ भी संवाद करना मेरी इस यात्रा का कार्यक्रम रहा। लेकिन उसके साथ ही साथ जो हमारी पंचायती राज और सुशासन की जो संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं के भी प्रतिनिधियों के साथ मेरा संवाद रहा। और सरकार के द्वारा जो योजना चल रही है, जैसे प्रधानमंत्री जी के द्वारा जनौषधि केंद्र का विषय है, तो उसको जाकर के मौके पर देखना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याणकारी योजना के अंतर्गत राशन है, तो उसको जाकर के मौके और स्थिति का अवलोकन करना। यहाँ पर जो तिलक महाराज की स्मृति में जो शिक्षित संस्थान है, राष्ट्रीय महत्व के, जो लंबे समय तक अच्छे स्वैच्छिक और कार्य चले हैं शिक्षा से लेकर अनेक क्षेत्रों में, उनका अवलोकन करना, उनके विषयों को जानना। और ये भी इस कार्यक्रम का रहा है। भारत अपने आप में एक आध्यात्मिक मूल्य वाला देश रहा है, और इसलिए गजानन महाराज जी के स्थान पर जाके नमन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करना, और ऐसे जो हमारे संस्कृति के बड़े आध्यात्मिक स्थल हैं, उनका महत्व भी देश में बढ़े, उनका आशीर्वाद देश को मिले, ये भी मेरे कार्यक्रमों में संपन्न किया गया। कोई भी कार्यक्रम जब तक मीडिया के मित्रों से ना मिला जाए अधूरा रह जाता है, और इसलिए अब कार्यक्रम की पूर्णाहुति तो तभी होगी जब आपसे बातचीत हो जाएगी। तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ, आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं।